फ्लैंकर, रशर या नेडर, इन तीनों में से क्लैश स्क्वाड के अंदर जल्दी से रैंक पुश करके सबसे पहले ग्रैंड मास्टर के अंदर कौन जा सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो चलो आज जान लेते हैं कि भाई इन तीनों में से कौन से रोल का यूज करके हम लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर सबसे जल्दी रैंक पुश कर सकते हैं। इसको जानने के लिए मैं हर एक रोल के साथ 5-5 गेम्स खेलकर देखने वाला हूँ कि कौन से रोल के साथ हम ज्यादा बूया कर सकते हैं या फिर कौन से रोल के साथ हम ज्यादा किल्स कर सकते हैं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन वालों को कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा और जिनको स्ट्रेटेजी या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो इसी बात पे ठोको लाइक। अब सबसे पहले हम लोग जो रैंक पुश करने वाले हैं वो करने वाले हैं एज अ फ्लैंकर, जिसके अंदर मैं जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ वो है मोड्स प्लस मारो प्लस ओथो प्लस फॉर्ड की एबिलिटी। तो पहला मैच स्टार्ट होते ही यहाँ पर मैं मोड्स की एबिलिटी को यूज करके राइट साइड से फ्लैंक मारता हूँ, और क्योंकि मोड्स के अंदर हमें 20% का मूवमेंट स्पीड मिलता है तो इसलिए भाई यहाँ पर देखो इतना घूमने के बाद भी एनिमी से कितना पहले ऊपर आ जाता हूँ मैं। जिसके बाद यहाँ पर क्योंकि मैं पहले आ गया था तो इस चीज का मुझे बेनिफिट मिलता है, जैसे ही एनिमी आता है उसको यहाँ पर मैं हेडशॉट चिपका देता हूँ, फिर जैसे वो नीचे आता है उसको यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ, और इसके बाद फिर इसको फिनिश लेके जब तक मैं नीचे जाता हूँ तब तक भाई हम लोग पहला राउंड काफी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले राउंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई नीचे साइड से घूम के जाऊंगा, कोई बंदा अगर जीने पे होगा तो मुझे दिख जाएगा तो उसको मैं काफी इजीली डाउन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर भाई सारे बंदे डायरेक्टली ऊपर घर पे रस मारते हैं और जाकर भाई हमारे एक बंदे को डाउन भी कर देते हैं। फिर जब तक मैं ऊपर जाकर किसी बंदे को स्पॉट कर पाता हूँ तब तक एक और बंदा डाउन हो जाता है, और इसके बाद तो भाई ये चारों मिलकर हमारे ऊपर रश मारते हैं और दोनों को खत्म करके ये वाला राउंड आराम से जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले राउंड के अंदर क्या होता है देखना, यहाँ पर जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं राइट साइड से फ्लैंक मार के इनके साइड आता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई दो बंदे पहले से पीछे वेट कर रहे होते हैं, दोनों भाई तुरंत मेरे को डाउन कर देते हैं। जिसके बाद फिर इस राउंड के अंदर भी जब मैं फ्लैंक मार के जाता हूँ तो भाई यहाँ पर भी बंदा वेट कर रहा होता है, जब तक मैं मॉड्स से निकलता हूँ भाई वो मुझे फिर से खत्म कर देता है। अब इस राउंड को तो भाई मेरे टीममेट्स मिलकर निकाल लेते हैं, लेकिन अगले राउंड से पहले मेरे को समझ में आ चुका होता है कि एनिमीज को पता चल चुका है कि मैं घूमकर पीछे से आऊंगा, तो इसलिए वो बंदे पीछे ही वेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ अगले राउंड के अंदर एनिमीज के पीछे ना जाकर फ्लैंक मार के एक बढ़िया से एंगल निकालता हूँ जहां से मैं एनिमी को डाउन कर पाऊं, और ये ट्रिक मेरा काम भी करता है। सामने दो बंदे भाई मेरा ही वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे एंगल मिलता है तो मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ और ओथो की वजह से मुझे एक और एनिमी का लोकेशन दिख जाता है। जिसके बाद वो दोनों भी मेरे को स्पॉट कर चुके होते हैं, तो इसलिए यहाँ से मैं जैसे मेरा मोड्स का एबिलिटी चार्ज होता है मैं मूव करता हूँ और अपने टीममेट्स के साइड चला जाता हूँ, और फिर यहाँ पर आके मैं एक बंदे को नेट से डाउन करता हूँ, और फिर ये वाला राउंड भी हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भी राउंड स्टार्ट होते मैं राइट साइड से फ्लैंक मारता हूँ, लेकिन यहाँ पर सामने पोडियम के ऊपर ना जाके ये येलो वाले सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता हूँ जहाँ से मुझे हाइट भी मिलता है और पूरा प्रॉपर व्यू मिलता है। जिसके बाद फिर जैसे ही कोई बंदा पोडियम पे आता है तो उनको हम लोग काफी इजीली हाइट का एडवांटेज लेकर डाउन कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भाई मैं एनिमी को स्पॉट करते करते इतना खो चुका होता हूँ कि भाई मुझे अंदाजा भी नहीं होता कि पीछे से जोन आ चुका होता है। जिसके बाद फिर मैं जब तक उतरता हूँ तब तक मैं डाउन हो जाता हूँ, लेकिन इसके बाद क्योंकि आखिरी बंदा बचता है तो हमारे दोनों टीममेट्स मिलकर उसको मार देते हैं और हम लोग पहला मैच जीत जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा सेकंड मैच स्टार्ट होता है, और इस मैच के अंदर तो भाई पहले राउंड के अंदर बंदा मेरे वेट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर मैं फ्लैंक मार के जाता हूँ तो भाई यहाँ पर सामने मुझे बंदा दिखता है, उसको मैं डैमेज करता हूँ, लेकिन ये पता नहीं यहाँ पर कौन सा यूएसपी यूज कर रहा होता है जिससे कि भाई मुझे काफी गंदा डैमेज पड़ता है। तो यहाँ पर मैं मेडिकेट करने आता हूँ, लेकिन ये तुरंत मेरे ऊपर रश मारता है और खत्म कर देता है। यानी कि इस मैच के अंदर जो बंदे आ रखे होते हैं वो थोड़े से नहीं बल्कि काफी चालाक होते हैं, तो इनके सामने जीतना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो अगले राउंड के अंदर फिर मैं भी यहाँ पर ट्रिक यूज करता हूँ, जहाँ से नॉर्मली बंदे फ्लैंक मारते हैं वहां से ना जाके एकदम पीछे साइड से फ्लैंक मारने जाता हूँ, और यहाँ पर ओवर एग्रेसिव ना होके यहाँ से मैं एंगल निकाल कर वेट करता हूँ कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसका फायदा उठाऊं। जिसके बाद यहाँ पर मुझे मौका तो मिलता है, लेकिन ये बंदा भाई ओरियन यूज करके बच जाता है। लेकिन उसके बाद जब मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूं तो अब की बार एक बंदे को मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूं। जिसके बाद फिर सामने एक और बंदा होता है, उसको मेरा लोकेशन पता नहीं होता, लेकिन मैं उसको देख लेता हूं तो इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूं। जिसके बाद फिर आखिरी के दो बंदे को हमारा रैंडम टीममेट मार देता है और हम लोग ये वाला राउंड जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगले राउंड के अंदर से भाई बंदे मेरे को टारगेट करने लग जाते हैं, मतलब जहां से भी मैं घूमता हूँ वहां पर कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है। और क्योंकि यहाँ पर मैं पहले जाकर डाउन हो रहा था तो इसलिए भाई मेरे टीम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, जिससे कि एक एक करके हम लोग राउंड हारते रहते हैं और स्कोर हमारा 1-3 का हो जाता है। यानी कि फ्लैंक करते टाइम भाई एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि भाई जब भी आप लोग फ्लैंक करो वहां पर आप लोगों को ओपनिंग नॉक निकालना है, देना नहीं है। क्योंकि अगर एनिमीज आपको टारगेट करने लग जाते हैं या फिर कैसे भी करके आपको वो डाउन करते हैं तो भाई प्रेशर आपके टीम के ऊपर पड़ेगा, उसके बाद फिर राउंड जितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर से अगर आपको मैच निकालना है तो वो आप कैसे कर सकते हो वो आप देख लो। तो बेसिकली जब भी आप लोग देख रहे हो कि भाई आप लोग अपने एनिमीज से पिछड़ रहे हो तो वहां पर आपको एज अ फ्लैंकर क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग पहले जाकर डाउन ना हो, आपको बहुत ही केयरफुली कवर टू कवर खेलना है और हो सके तो सबसे पीछे रहकर खेलना है, जैसे कि इस राउंड के अंदर मैं खेल रहा हूँ। जिससे मुझे फायदा क्या मिलता है, यहाँ से मुझे प्रॉपर एंगल मिलता है जिसका फायदा उठाकर जैसे मुझे एक बंदा दिखता है उसको मैं डाउन करता हूँ, डाउन करते ही भाई ओथो से मुझे बाकी एनिमीज का लोकेशन दिख जाता है और मेरे को नहीं मेरे सारे टीममेट्स को भी दिखता है। और यहाँ पर क्योंकि सारे एनिमीज आसपास होते हैं तो यहाँ पर भाई हम लोग डायरेक्टली रश नहीं मारते, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने यूटिलिटीज का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैं मोड्स कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज कर रहा हूँ जिसका यूज करके मैं इनविजिबल होकर नेडिंग भी कर सकता हूँ, जिसका मुझे यहाँ पर फायदा मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ तो अब की बार भाई हमें मौका मिल जाता है, हम लोग शॉर्ट रेंज के
अंदर सारे बंदे मिलकर रश मारने जाते हैं, जहाँ पर मैं जाके एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं भी डाउन हो जाता हूँ। बट यहाँ पर क्योंकि पहले से बंदे डैमेज हो रखे थे, तो इसलिए यहाँ पर जो मेरे बाकी टीममेट्स होते हैं वो उन सभी को मार के ये वाला राउंड निकाल लेते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भी जैसे राउंड स्टार्ट होता है मैं फ्लैंक मारता हूँ, लेकिन एनिमी के पीछे ना जाकर एक बढ़िया सा एंगल निकालता हूँ और फिर वहां से जैसे मेरे को एनिमीज दिखते हैं मैं डाउन करता हूँ या फिर काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि इनिशियल नॉक में दे नहीं रहा था बल्कि निकाल रहा था, तो इसका फायदा मेरे पूरे टीम को मिलता है और एक एक करके हम लोग राउंड को जीतते रहते हैं और स्कोर को 3-3 का कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमारा लास्ट राउंड होता है और इस राउंड के अंदर भाई बंदे क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम बंदे राइट साइड से फ्लैंक मारने जाते हैं, तो इसीलिए मैं राइट साइड से ना जाकर लेफ्ट साइड से फ्लैंक मारता हूँ जहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा रखा होता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना, मैं जल्दबाजी करके उसके ऊपर रश मारने नहीं जाता हूँ, मैं सबसे पहले एंगल निकालता हूँ और फिर जैसे मुझे एंगल मिलता है सामने मुझे बंदा भी दिख जाता है उसको मैं डैमेज करता हूँ और फिर फाइनली इसको डाउन करके अपना ओपनिंग नॉक निकाल लेता हूँ। जिसके बाद फिर जो बंदे राइट साइड में मेरे वेट कर रहे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, मेरे टीममेट्स उनके ऊपर रश मारते हैं और भाई एक एक करके उनको खत्म करके हम लोग कमबैक करके ये वाला मैच काफी आसानी से जीत जाते हैं। यानी कि आज के टाइम पे भाई मोड्स के एबिलिटी को यूज करके अगर आप लोग फ्लैंक मारोगे तो 90% टाइम भाई आपके ऊपर बंदे टारगेट करेंगे ही करेंगे, बंदे आपका वेट करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए एज अ फ्लैंकर आप लोग पहले 1-2 राउंड के अंदर फ्लैंक मार के चेक कर सकते हैं कि भाई एनिमीज आपका वेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, एनिमीज आपको टारगेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई एनिमीज थोड़े वीक आए हैं या फिर आपको वो टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो अपना फ्लैंक है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई एनिमीज आपका वेट कर रहे हैं या फिर भाई आपको स्पेशली टारगेट कर रहे हैं तो भाई फिर आपको प्लान बी पे स्विच करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली एनिमीज के पीछे ना जाकर एक बढ़िया से एंगल निकालकर वहां से एनिमीज को डाउन करना। लेकिन क्लैश स्क्वाड के अंदर भाई फंडा ये है कि भाई हमें सेम एनिमीज के साथ लगातार राउंड्स को खेलना पड़ता है जब तक हम लोग मैच ना जीत जाए या फिर ना हार जाए। तो यहाँ पर जो अच्छे एनिमीज होते हैं ना भाई वो भी आपके गेम प्ले को रीड करने लग जाता है और फिर जैसे आप लोग गेम प्ले करते हो वो भी उसके अकॉर्डिंग खेलने लगते हैं। जैसे कि इस राउंड के अंदर देख लो, यहाँ पर भाई राउंड स्टार्ट होते ही मैं राइट साइड से फ्लैंक मारता हूँ और भाई काफी लेट फ्लैंक मारता हूँ और फिर जैसे मुझे एंगल मिलता है मैं इस बंदे को काफी इजीली डाउन एंड फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई आप लोग देखो, यहाँ पर जैसे एनिमीज को पता चलता है कि भाई यहाँ पर टीम में फ्लैंकर आया तो वो बंदे क्या करते हैं भाई जोन के पीछे बिल्कुल एज पे रहकर भाई मेरा वेट कर रहे होते हैं, मतलब लिटरली भाई ऐसे ऐसे एनिमीज भी आते हैं। तो इसीलिए भाई इनके चक्कर में आपको हर राउंड के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ेगा। किसी राउंड के अंदर आपको जल्दी फ्लैंक मारना पड़ेगा, किसी राउंड के अंदर लेट फ्लैंक मारना पड़ेगा, किसी राउंड के अंदर सिर्फ एंगल निकालना पड़ेगा जिससे कि एनिमी आपके नेक्स्ट मूवमेंट को प्रिडिक्ट ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि हर राउंड के अंदर आप लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करोगे तो वहां पर आपके मरने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग एज अ फ्लैंकर खेलते हो वहां पर आपके पास रशिंग वाले एबिलिटीज नहीं होते हैं तो आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर उतना इफेक्टिव नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसे टाइम पे आप अपने यूटिलिटीज का यूज करें, क्योंकि यूटिलिटीज का यूज करके आप लोग एनिमीज को पहले से डैमेज देकर अपना जो एडवांटेज है वो ले सकते हैं। बाकी इस मैच के अंदर हमारा क्या होता है, हम लोग कमबैक करके स्कोर को 3-3 पे तो लेकर आ जाते हैं। लेकिन लास्ट राउंड के अंदर क्या होता है, जब मैं फ्लैंक मार के शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ और उनके ऊपर नेड या फिर फ्लैश फ्रीज वगैरह फेंकता हूँ तो उनको डैमेज तो पड़ जाता है, लेकिन वो सारे बंदे साथ में होते हैं और हमारे टीममेट्स कोई बरमुडा पे होता है तो कोई परगेटरी में होता है, तो आने में टाइम लग जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर दोनों साइड से पड़ने के चक्कर में मैं डाउन होता हूँ, जिसके बाद हमारा एक और टीममेट डाउन होता है और फिर सामने टीम से एक बंदा भाई ओम से शॉर्ट रेंज के अंदर दोनों को मार के राउंड को निकाल लेता है। जिसके बाद फिर अगले मैच के अंदर देखो, यहाँ पर मैं फ्लैंक मार के जाता हूँ, एक बंदा पहले से मेरा वेट कर रहा होता है और भाई दिखते मुझे काफी गंदा हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। बट इसके बाद यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर भाई हमारी टीम से अभी भी 2 बंदे जिंदा होता है और सामने एक बंदा जिंदा होता है और हमारी टीम में दोनों के ऑलमोस्ट फुल एचपी होता है, लेकिन वो एक बंदा आकर भाई इन दोनों को मार के चला जाता है। अब इस मैच के अंदर ना भाई जो एनिमीज आ रखे थे उनको मैं देख रहा था, वो हर राउंड के अंदर मेरे को टारगेट कर रहे थे, मतलब जहां से मैं घूम के जाऊं वहां पर कोई ना कोई मुझे मिल ही जा रहा था। इसके बाद फिर मैं प्लान बी पे शिफ्ट करता हूं, मतलब कि डायरेक्टली फ्लैंक ना मार के पीछे वेट करता हूं, जिससे कि हम लोग चारों बंदे साथ में रहकर खेलने लगते हैं, जिससे कि जो भी बंदा हमारे ऊपर रश मारने आता है उसको हम लोग काफी इजीली निपटा दे रहे थे। और यहाँ पर क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई लॉन्ग रेंज के अंदर मारो का मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि बंदे मेरे को टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए इस मैच के अंदर मैंने मारो को हटाकर हयातो को यूज किया था, जिसका फिर मेरे को बेनिफिट भी मिलता है। लाइक अगले राउंड के अंदर भी मुझे लगता है कि बंदे मेरा ही वेट कर रहे होंगे कि भाई फ्लैंकर वाला बंदा कब आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ्लैंक ना मार के यहीं पर एक बढ़िया से एंगल निकाल कर वेट करता हूँ। जिसके बाद फिर जैसे मेरे को मौका मिलता है मैं मॉड्स बन के ऊपर जाता हूँ, जहाँ पर मुझे ये हिप हॉप वाला बंदा दिख जाता है जो कि पहले राउंड से काफी चालाकी कर रहा था, लेकिन अब की बार इसकी चालाकी नहीं चलती है और अब की बार यहाँ पर मैं हयातो और क्रोनो का यूज करके इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और हाँ, जिनको नहीं पता है कि भाई ये क्रोनो का एबिलिटी कहाँ से मिलता है, तो भाई उसके लिए आप लोग टैक्टिकल मार्केट को यूज कर सकते हो, वहां से आप लोग एडिशनल क्रोनो के एबिलिटी को ले सकते हो। बाकी इसके बाद यहाँ पर लास्ट के 2 बंदे बचते हैं, उनके ऊपर भाई हम लोग सभी मिलकर रश मारने जाते हैं, जहाँ पर इनको खत्म करके भाई ये वाला मैच हम लोग काफी इजीली कमबैक करके जीत जाते हैं। अब जब भी आप लोग मोड्स लेकर खेलते हो ना तो भाई सारे एनिमीज का जो ध्यान है वो आपके ऊपर रहता है, मतलब जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर जाते हो ना तो सारे एनिमीज मिलकर आपको मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके टीममेट्स होते हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं, मतलब जब भी सारे एनिमीज मिलकर आपको टारगेट करे, आपके ऊपर अटैक करे, तो वहां पर जो आपके सारे टीममेट्स हैं वो मिलकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, जैसे कि इस राउंड के अंदर मेरे टीममेट्स ने किया। ताकि इस राउंड के अंदर देखना, यहाँ पर मैं फ्लैंक मारने लेफ्ट साइड पे तो आता हूँ, लेकिन सामने मुझे बंदे दिख जाते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि भाई ये फिर से मुझे टारगेट करने वाले। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, आगे ना जाकर फिर यहीं से एंगल निकालता हूँ और यहाँ से मुझे हाइट भी मिल जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने इनहेंस्ड हैमर का यूज करके मैं एक एक करके छुप छुप कर
पर बंदे डाउन करता रहता हूँ। जिसके बाद फिर मैं और श्रेया मिलकर सामने वाले के 4 बंदे निपटा देते हैं और ये वाला राउंड काफी आसानी से निकाल लेते हैं। अब इतने सारे मैच खेलने के बाद भाई मेरे को इतना तो आइडिया लग चुका था कि भाई कैसे फ्लैंक मारना है, कैसे किस टाइम पे हमें स्ट्रेटेजी चेंज करना है, जिसका भाई मुझे पूरा बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हम लोग एक एक करके राउंड निकालते रहते हैं। लेकिन जो हमारे रैंडम टीममेट्स आ रखे होते हैं ना, वो थोड़े से समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर राउंड के अंदर भाई बंदे जा जाकर डाउन हो रहे थे और भाई हर राउंड के अंदर हम लोग 2v4 खेल रहे थे, जिससे कि भाई एक राउंड के अंदर यहाँ पर हम लोग हार जाते हैं। क्योंकि जब भी यार स्टार्टिंग में नॉक मिलता है तो एनिमीज भी चढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे भाई हर राउंड को निकालना पॉसिबल नहीं होता, जिससे कि अगले राउंड के अंदर से मैं और श्रेया साथ में रहकर खेलते हैं और बाकी जो 2 रैंडम टीममेट्स होते हैं वो अलग अलग खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपना काम प्रॉपर करता हूँ, मतलब कि सबसे पहले बढ़िया सा फ्लैंक मार के एक बढ़िया सा एंगल निकालकर ओपनिंग नॉक निकाल कर दे देता हूँ, जिसके बाद फिर सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो गलतियां करते हैं और फिर हम बेनिफिट लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 बंदे मैंने अकेले निपटा दिए थे, बाकी बंदे को मेरे बाकी टीममेट्स देख लेते हैं और ये वाला मैच मतलब कि 5वां मैच भी हम लोग जीत जाते हैं। अब इसके बाद अगर आपको मैं हिस्ट्री दिखाऊं तो भाई एज अ फ्लैंकर हमने 5 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 4 मैच के अंदर हमने बूया किया है और टोटल यहाँ पर मैंने 5 मैच के अंदर से 23 किल्स किए हैं, जो कि देखा जाए तो एज अ फ्लैंकर काफी बढ़िया है। क्योंकि भाई एज अ फ्लैंकर जब भी आप लोग खेलते हो तो यहाँ पर आप लोग टारगेट भी काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन वैसे कंडीशन से आप लोग कैसे राउंड निकाल सकते हो ये आपको मैंने ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है, जो कि एज अ फ्लैंकर आपको काम आ सकता है। और देखो इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करोगे तो यार बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो कर दो यार, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो एज अ फ्लैंकर 5 मैचेस खेलने के बाद अब बारी आती है भाई रशर रोल को ट्राई करने का और ये देखने का कि एज अ रशर मैं 5 मैच के अंदर से कितने मैचेस के अंदर बूया कर पाऊंगा और कितने किल्स निकाल पाऊंगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कॉमेंट्स के अंदर कि भाई एज अ फ्लैंकर किल्स निकालना ज्यादा आसान है या फिर एज अ रशर किल्स निकालना आसान है। अब पहले मैच के अंदर भाई रश करने के लिए मैं जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ राइडन प्लस वुल्फ्रा प्लस डीबी प्लस जेबीब्स की एबिलिटी को, जिससे पहले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं एक बंदे को फंसाकर डैमेज तो देता हूँ लेकिन पीछे से मेरे साथ थर्ड पार्टी हो जाता है, जिससे कि हम लोग पहले राउंड काफी आसानी से हार जाते हैं। लेकिन अगले राउंड के अंदर भाई हम लोग साथ में रहकर खेलने लगते हैं, जिससे कि इस राउंड के अंदर हम लोग कमबैक करके स्कोर को 1-1 का कर लेते हैं। और इस मैच के अंदर क्योंकि मेरे रैंडम टीम में थोड़े अच्छे वाले आ रखे होते हैं तो भाई स्टार्टिंग में मुझे किल करने का लिटरली मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन इनमें अच्छी बात ये होती है कि भाई ये बंदे साथ में रहकर खेलते हैं, जिससे कि भाई हम लोग एक एक करके राउंड निकालते रहते हैं और 0-1 से स्कोर को 3-1 का कर लेते हैं। जिसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं लॉन्ग रेंज के अंदर से एक बंदे को डाउन करता हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा नीरो फेंकता है और एक बंदा राइडन फेंक देता है। जिसके बाद फिर मेरे पास भी राइडन होता है, मैं भी फेंक देता हूँ। जैसे ही भाई बंदा फंसता है ये बंदा भाई तुरंत घुसता है ओरियन बन के एक बंदे को डाउन करता है। इसके बाद फिर मैं भी घुसकर एक बंदे को डाउन करता हूँ। उसके बाद फिर लास्ट बंदे को फिनिश करके हम लोग ये वाला मैच काफी आसानी से जीत जाते हैं। अब क्योंकि इस मैच के अंदर मैंने राइडन का उतना यूज किया ही नहीं था, इसलिए अगले मैच के लिए मैं यूज करता हूँ ओरियन प्लस मेगुल प्लस डीबी प्लस जोटा की एबिलिटी को, जिससे कि मैं घुसकर 2-3 बंदों को इजीली निपटा सकूं। जिसके बाद फिर होता भी ऐसा ही है, पहले राउंड के अंदर भाई मुझे इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर जैसे एक बंदे को डाउन करता हूँ नीचे से एक बंदा थर्ड पार्टी करने आता है, लेकिन ओरियन बन के यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। जिसके बाद फिर लास्ट बंदे को खत्म करके यहाँ पर हम लोग पहला राउंड जीतते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर देखो 2 बंदे इस साइड से आ रहे होते हैं और भाई दोनों ही बंदे को यहाँ पर क्या ही तो प्यारा हेडशॉट लगता है। जिसके बाद जब मैं इनको फिनिश लेने जाता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा ऊपर से थर्ड पार्टी करता है, लेकिन यहाँ पर मैं ओरियन से फिर से बच जाता हूँ। लेकिन इसके बाद इस राउंड के अंदर तो भाई क्या ही फाइट निकलता है। मतलब यहाँ पर देखो एक बंदा लेफ्ट साइड से मोड्स का यूज करके फ्लैंक मार के जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले से खड़ा होता हूँ तो जैसे ही ऊपर चढ़ने जाता है उसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद जो बंदा पहले से ऊपर चढ़ के बैठा होता है हमारे 2 टीममेट को डाउन कर चुका होता है, उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। और इसके बाद भाई सामने टीम से 2 बंदे बचते हैं, दोनों को भाई क्या ही हेडशॉट लगता है वो देखो भाई आप। जिसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भी यहाँ पर मैं एंगल निकालने के लिए इस वाले घर के ऊपर आता हूँ और यहाँ से भाई मुझे सामने जैसे बंदा दिखता है उसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन सैडली भाई वो 1-2 गोली का बच जाता है, लेकिन तब तक भाई एक बंदा ऊपर चढ़ के मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। और क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी लास्ट राउंड के अंदर एस मार के आ रहा हूँ तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे होता है, तो इसलिए मैं उस बंदे के ऊपर डायरेक्टली चढ़ जाता हूँ। यहाँ पर उसको काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन ये बंदा मॉर्स बन के भागने का ट्राई करता है, जिसको मारने के लिए जैसे मैं उतरता हूँ तो भाई दूसरा बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ओरियन का एबिलिटी होता है तो मैं बच जाता हूँ। जिसके बाद फिर ये जो मॉर्स वाला बंदा होता है वो घूमकर यहाँ पर आता है, लेकिन इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद फिर लास्ट के लिए यहाँ पर मेरा चोरी हो जाता है, लेकिन मैच को हम लोग 4-0 से जीत जाते हैं। अब एज अ रशर ओरियन लेकर खेलने से भाई मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जब भी मैं फाइट करने ओपन में निकलता था वहां पर अगर मेरी गोली मिस होती थी तो वहां पर बचने के लिए मेरे पास ओरियन का एबिलिटी होता था, जिससे मुझे शॉर्ट रेंज में घुसने में भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई बंदा मारेगा तो मैं ओरियन बन जाऊंगा, जिससे कि मैं उसके डैमेज को डॉज कर सकता हूँ। जिससे हम लोग इस मैच के अंदर भी 2 राउंड तो काफी आसानी से जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर तीसरे राउंड के अंदर जैसे मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ तो उसी एटीट्यूड के साथ मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ, लेकिन इस टाइम पे भाई एक बंदा ऊपर से मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, जिसके डैमेज को डॉज करने के लिए यहाँ पर मैं ओरियन बनता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा लेफ्ट साइड से आ जाता है और मुझे डाउन कर देता है। जिसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा लाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अंधा रश ना मार के थोड़ा सा देख कर खेलने लगता हूँ। जिसके बाद जैसे ही एक बंदा हमारे ऊपर रश मारना आता है तो जो काम मेरे
साथ हुआ था, मतलब 3 बंदे मिलकर मुझे मारते हैं, वही काम हम इसके साथ करते हैं। और फिर जैसे ही एक बंदा डाउन होता है हम लोग तीनों मिलकर भाई बाकी बंदे के ऊपर रश मारने जाते हैं जो कि पहले से डैमेज होता है। तो यहाँ पर उनको हम लोग काफी इजीली खत्म करके ये वाला मैच भी 4-0 से बुया कर लेते हैं। अब अभी तक तो भाई हम लोग ओरियन का यूज करके एज अ रशर सारे मैच आसानी से जीत रहे थे, लेकिन अगले मैच के अंदर भाई क्या होता है, हमारे रैंडम टीममेट्स पहले जाकर डाउन हो जाते हैं। और फिर जैसे यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ तब तक श्रेया भी डाउन हो जाती है, जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं इस लड़की को कितना गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन ये बंदी भाई शॉर्ट रेंज के अंदर आके पेन से मुझे मार के चली जाती है। बट इसके बाद हम लोग फिर से कम बैक करते हैं। यहाँ पर भाई हम लोग शॉर्ट रेंज के अंदर ना जाके पीछे होल्ड करते हैं और फिर जैसे एनिमीज गलती करते हैं उस चीज का फायदा उठाते हैं। क्योंकि एज अ रशर खेलना मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम अंधा ही रश मार दो, क्योंकि अगर आप लोग अंधा रश मारोगे तो आप अंधा रशर कहलाओगे, रशर नहीं। और वहीं अगर आप लोग स्ट्रेटेजिकली रश करोगे, मतलब कि कवर्स का यूज करोगे, यूटिलिटीज या फिर कैरेक्टर स्किल्स का यूज करोगे, तो वहां पर आपको वही बेनिफिट मिलेगा जैसे यहाँ पर मेरे को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मैं जितने भी फाइट्स के अंदर एंगेज हो रहा हूँ वो सारे फाइट्स के अंदर मैं कोई ओवर एग्रेसिव रश नहीं मार रहा हूँ। मतलब जब जरूरत पड़ रही है वहां पर अपने कैरेक्टर स्किल का यूज कर रहा हूँ और जब जरूरत पड़ रही है तो कवर्स का भी यूज कर रहा हूँ, जिससे कि पहला राउंड बुरी तरह हारने के बाद भी हम लोग कम बैक करते हैं और स्कोर को 3-1 का कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद अगले राउंड के अंदर क्या होता है, मैं सामने एक बंदे को देख रहा होता हूँ, उसके ऊपर मैं रश मारने जाता हूँ, लेकिन एक बंदा राइट साइड से घूम के आ चुका होता है और वो मुझे डाउन कर देता है। जिसके बाद हमारी टीम से 2 ही बंदे बचते हैं जो कि भाई काफी ट्राई करते हैं, लेकिन आखिरी में राउंड हार जाते हैं। लेकिन फिर लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं एक बंदा सोच के उसके ऊपर रश मारने जाता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा पता नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता है और भाई यहाँ पर एकदम से ऑस्कर से मुझे उड़ाता है और मुझे खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद एक बंदे को श्रेया मारती है और बाकी बंदे को ये रैंडम टीममेट्स मार देते हैं और ये वाला मैच मैं रैंडम टीममेट के भरोसे जीत जाता हूँ। जिसके बाद फिर 5वां गेम हमारा स्टार्ट होता है। इस मैच के अंदर भी हम लोग पहला राउंड हार जाते हैं, लेकिन फिर अगले राउंड से फिर से हम लोग कम बैक करने लगते हैं, जहां पर मैं सबसे पहले लॉन्ग रेंज और फिर शॉर्ट रेंज के अंदर भी अपने कॉम्बिनेशन का यूज करके काफी आसानी से इस बंदे को मार के राउंड को निकाल लेता हूं। जिसके बाद फिर अगला राउंड भी हम लोग काफी आसानी से जीत जाते हैं। और इस राउंड के अंदर तो भाई इस कॉम्बिनेशन ने मुझे क्या ही बचाया। मतलब यहाँ पर भाई इस घर के अंदर 2 बंदे एक ही टाइम पे रश मारने आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने बॉनफायर का और ओरियन का क्या ही तो यूज करता हूँ, वो देखो आप। जिसके बाद फिर आखिरी में जब एक बंदा मेरे को डैमेज करता है तो वहां पर मैं क्रोनो के एबिलिटी का यूज करके बच जाता हूँ। और उसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भी जो बंदा मोर्स बन के फ्लैंक मारने आता है सबसे पहले हम लोग उसको डाउन करते हैं और ये बंदा वही गलती करता है जो कि मैंने जस्ट मना किया था। जिसके बाद भाई हमें ओपनिंग नॉक तो मिल ही गया था, लास्ट के 2 बंदे बचते हैं, उनके ऊपर हम लोग रश मारते हैं और काफी इजीली खत्म करके 5वां मैच भी जीत जाते हैं। यानी कि एज अ रशर हम लोग 5 में से 5 मैच के अंदर बुया करते हैं, जिसके अंदर मैंने टोटल 28 किल्स किया है। यानी कि अभी तक फ्लैंकर और रशर के कंपैरिजन में रशर आगे निकल चुका है। तो क्या अब एक नेडर रशर को पीछे करके नंबर 1 बन सकता है? चलिए देखते हैं। अब मैंने फ्लैंकर और रशर का रोल तो प्ले कर लिया क्योंकि ये दोनों ही मुझे करना आता है, लेकिन नेडिंग मुझे उतना अच्छा नहीं आता, तो कहीं ये कंपैरिजन अनफेयर ना हो जाए, इसलिए जो नेडिंग वाले क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड किया है श्रेया ने, जो कि एक काफी बढ़िया नेडर है, मतलब मेरे से तो बेटर ही कर लेती है। तो पहले मैच के अंदर भाई एज अ नेडर ये जो कॉम्बिनेशन यूज कर रही है वो है कोडा प्लस मोको प्लस लूना प्लस जोटा के एबिलिटी को साथ में बीस्ट एंड पेट को। मतलब इस मैच के अंदर ये नेडिंग करने के लिए अलवारो का यूज नहीं कर रही है, जिससे कि पहले ही राउंड के अंदर ये कोडा का यूज करके एनिमी का लोकेशन पता करके उसके ऊपर नेड करने जाते हैं, लेकिन उसके साथ थर्ड पार्टी हो जाता है, जिससे बचकर फिर वो पीछे जाती है, यहाँ पर आके गन से एक बंदे को डाउन करती है, जिसके बाद फिर ये वाला राउंड हम लोग जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भी यहाँ पर ये कोडा का यूज करके मतलब की मूवमेंट स्पीड और लोकेशन ट्रैक करके उसके ऊपर नेड करती है, लेकिन वो बंदा वहां से भाग जाता है। लेकिन ये ठहरी भाई नेडर कम रशर, मतलब कि ये नेड और रश दोनों कर लेती है, तो इसलिए शॉर्ट रेंज के अंदर जाते हैं और शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर इसको मार के आ जाती है। अब एज अ नेडर भाई दिक्कत ये होती है ना कि भाई हमें सिर्फ एक ही नेड मिलता है, मतलब एक नेड अगर कनेक्ट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो नेड वेस्ट। तो इसीलिए जो नेडर्स होते हैं उनको सिर्फ नेड के भरोसे नहीं खेलना है, उनको थोड़ा बहुत रश करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ नेड के भरोसे खेलोगे और वहां पर अगर आपका नेड वेस्ट हो गया तो आपका गेम भी वेस्ट हो जाएगा ना। और क्योंकि भाई आजकल नेड से बचने के लिए हमारे पास कितने सारे कैरेक्टर्स है, क्रोनो है, ओरियन है, उसके बाद फिर तसुया है जिसका यूज करके आप लोग बचकर निकल सकते हो, मतलब काफी सारे कैरेक्टर्स है जिससे आप लोग नेड को डॉज कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप एक नेडर हो तो आपको ऑल राउंडिंग गेम प्ले आना चाहिए, मतलब कि जरूरत पड़े तो आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट और शॉर्ट रेंज फाइट भी निकाल सको और नेडिंग से भी किल्स निकाल सको। जैसे कि लास्ट राउंड के अंदर भी देख लो, यहाँ पर जैसे ये नेड करती है सामने वाला बंदा क्रोनो यूज कर लेता है, जिससे इसका नेड ही वेस्ट हो जाता है। जिसके अलावा जो बाकी काम है, मतलब जाकर डाउन होने वाला, वो काम हमारे रैंडम टीममेट्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, साथ में मैं भी कर रहा था, जिससे कि स्टार्टिंग के 2 नॉक्स निकालने के बाद भी हम लोग आखिरी में जाकर मैच हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर श्रेया अपने कॉम्बिनेशन के अंदर चेंजेस करती है, वो मोको को हटाकर वुल्फ्रा लगा लेती है, क्योंकि लोकेशन तो हमें कोडा बता ही रहा था, लेकिन वुल्फ्रा लेने से हमारा जो कॉम्बिनेशन था लूना और जोटा के साथ, उससे हमारा अटैक और डिफेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जिसका बेनिफिट पूरी तरीके से पहले राउंड के अंदर तो इसको नहीं मिलता, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर इसका ये काफी अच्छे से यूज करती है, जहां पर सबसे पहले वो कोडा का यूज करके एनिमीज का लोकेशन पता करके एक बंदे को नेट से उड़ा देती है। उसके बाद फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर अपने रेट ऑफ फायर, मूवमेंट स्पीड और अपने डैमेज का यूज करके काफी इजीली एक एक करके बंदे को निपटाती रहती है। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर भी वो राउंड स्टार्ट होते ही एनिमीज का लोकेशन पता करती है, उनके ऊपर फिर नेट फेंकती है, और जब बंदा 1-2 गोली का बच जाता है तो वो कसर पूरा करके ओपनिंग नॉक निकाल देती है। लेकिन जैसे हर राउंड के अंदर फ्लैंकर को अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करना पड़ता है, वैसे नेडर को भी हर राउंड के अंदर सोचना पड़ता है कि भाई कहां से नेड करें, क्योंकि हमेशा बंदे स्टार्टिंग में एक साइड से नहीं आते, जिससे कि कभी कभार नेडर को भी शॉर्ट रेंज
रेंज के अंदर घुसकर रश करना पड़ता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन के अंदर रशिंग एबिलिटीज भी होने जरूरी है। लेकिन इस मैच के अंदर क्या होता है भाई, श्रेया तो अपना 100% देती है, मतलब कि वो नेड से भी डाउन निकालती है, गन से भी किल्स करती है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना मेरी तरफ से ना रैंडम्स की तरफ से। और फिर जब मैं सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खेलता हूँ तो वहां पर भाई मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर ही बंदे चढ़ जाते हैं, जिससे कि इस मैच के अंदर नेड से अपना 100% और गन से भी अच्छा खासा किल्स निकालने के बाद भी ये वाला मैच हम लोग हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर अगले मैच के अंदर से ये काफी सोच समझ कर खेलती है कि भाई जहां पर नेड से एनिमी डाउन हो सकता है सिर्फ वहीं पर नेड करती है, वरना नहीं करती, क्योंकि नेड हमारे पास एक ही होता है, तो इसलिए उसको सोच समझ कर यूज करना पड़ता है। जैसे कि इस राउंड के अंदर देखो, जब उसको पता चलता है कि सामने बंदा है तभी वो उसके ऊपर नेड फेंकते, जो कि जाकर कनेक्ट भी होता है, जिसके बाद फिर ड्रैगन फ्रीज से उसको खत्म कर देती है। एंड फिर जैसे ही ये बंदा डाउन होता है तो भाई वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो वहां से बैक ऑफ लेने लगते हैं, तो उसी टाइम पे ये उनके ऊपर रश करने जाते हैं और शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर भी बंदे पेल के आ जाती है। फिर उसके बाद इस राउंड के अंदर भी वो एनिमी का लोकेशन पता करके हमारे लिए ओपनिंग नॉक निकाल कर देती है। इसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर तो भाई ये क्या ही नेड करती है, जैसे राउंड स्टार्ट होता है एनिमीज का लोकेशन पता चलता है, एक नेड फेंकती है, उससे एक बंदा डाउन होता है और फिर एक ड्रैगन फ्रीज फेंकते हैं, जिससे कि वो दोनों वहां पर डाउन हो जाते हैं। अब इसको मैं इतना बढ़िया इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेडिंग से किल्स निकालना भाई इतना आसान नहीं होता है, वहां पर हमें रेंज, कुकिंग टाइम सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, तभी एक परफेक्ट नेड हो पाता है। और जहां पर भाई किसी टीम के नेडर ने स्टार्टिंग में ओपनिंग नॉक वो भी एक नहीं दो निकाल दिए, फिर तो भाई मैच निकालना काफी आसान हो जाता है। और बेसिकली नेडर्स का यही फायदा होता है। बाकी इसने नेडिंग करने के लिए अब की बार कॉम्बिनेशन के अंदर ओथो और अल्वारो को यूज किया, जिससे कि एक तो उसका नेडिंग और इफेक्टिव हो जाए, और साथ में ओथो से जैसे वो किसी एनिमी को गन या फिर नेड से डाउन करे तो उसके आसपास और भी जो एनिमीज हो उनका भी लोकेशन इसको दिख जाए, जिसका स्टार्टिंग में तो भाई उतना बेनिफिट हमें देखने को मिलता नहीं है। लेकिन इस राउंड के अंदर क्या होता है वो देखो आप। तो इस राउंड के अंदर क्या होता है ना भाई, सारे बंदे ये डबल डोर के ऊपर वेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भाई इसको एकदम बढ़िया मौका मिलता है नेड करने का, और वो उसका फायदा भी उठाती है। लाइक सबसे पहले नेड से एनिमी को डैमेज करती है, उसके बाद फिर ड्रैगन फ्रीज से एनिमी को डाउन करती है, और जैसे एक एनिमी डाउन होता है तो वहां पर आसपास जितने एनिमीज होते हैं सभी का लोकेशन हम सबको दिख जाता है, जिसके बाद क्योंकि ये ऑलरेडी नेड से सबको डैमेज दे रखी थी तो इसलिए तुरंत ये रश करने जाती है और भाई अकेले घुस के तीनों को निपटा देती है, जिसके बाद फिर ये वाला मैच भी हम लोग काफी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन फिर लास्ट गेम के अंदर क्या होता है भाई, पूरा शॉटगन वाला स्टोर आ जाता है, और शॉटगन भाई इसको ना के बराबर चलाना आता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, तो इसलिए भाई लड़ लुड़ के यहाँ पर हम लोग राउंड को बराबरी पे लेके आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे इसको मैं MP5 देता हूँ, ये वाला राउंड आता है, तो भाई जैसे इसको एनिमीज दिखता है वो नेड फेंकती है, एक बंदा डाउन होता है, और फिर जैसे सामने टीम का एक बंदा डाउन होता है तो भाई हम लोग सभी मिलकर रश मारने घुस जाते हैं, और फिर इस राउंड को भाई पूरा डोमिनेट करके जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर फिर से एनिमीज कमबैक कर लेते हैं, लेकिन लास्ट राउंड के अंदर भाई अब की बार श्रेया नेड से नहीं बल्कि शॉटगन से ओपनिंग नॉक निकालती है। इसके बाद फिर लास्ट वाला राउंड भी हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं, और फिर 5 मैचेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और एज अ नेडर हमने 5 में से सिर्फ 3 मैच के अंदर बूया किया था, लेकिन इसमें हमने 25 किल्स किया था, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो बूया के हिसाब से रशर नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे फ्लैंकर आता है, और नंबर 3 पे नेडर आता है। लेकिन वही फिर किल्स के हिसाब से देखा जाए तो रशर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे नेडर आता है, और नंबर 3 पे फ्लैंकर आता है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर आप लोग एज अ रशर खेलोगे क्लैश स्क्वाड के अंदर तो आपके मैचेस जीतने के चांसेस और किल्स करने के चांसेस दोनों ज्यादा रहेंगे। और वहीं अगर आप लोग एज अ फ्लैंकर देखोगे तो यहाँ पर आपको हर राउंड के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से फ्लैंक करना सीख जाओगे तो आप लोग रैंडम्स के साथ खेलकर भी ओपनिंग नॉक्स निकाल सकते हो, जिससे कि आप अपने पूरे टीममेट को बेनिफिट दे सकते हो, जिससे कि फिर आपके जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। बट वहीं अगर हम नेडर की बात करें तो यहाँ पर भी मामला थोड़ा बहुत फ्लैंकर जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें सोचना पड़ता है कि भाई कहाँ से नेड करना है, कब नेड करना है, मतलब नेड करने का सही टाइम क्या है, क्योंकि नेड हमारे पास लिमिटेड होता है। तो अगर आप लोग एज अ नेडर खेल रहे हो तो आपको रश करना भी थोड़ा बहुत डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि जब आपका नेड काम नहीं करेगा तो वहां पर आपको फाइट्स निकालना ही पड़ेगा। बाकी जिस राउंड के अंदर आप लोग बढ़िया नेडिंग कर लोगे, ओपनिंग नॉक्स निकाल लोगे, तो उस राउंड के अंदर भाई एज अ नेडर राउंड निकालना रशर और फ्लैंकर से सबसे ज्यादा आसान है, और इसीलिए यहाँ पर किल्स भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बाकी किल्स तो आप लोग रशिंग करके भी काफी इजीली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भाई आपको शॉर्ट रेंज के अंदर बार बार घुसना पड़ता है, और शॉर्ट रेंज के अंदर मामला 50-50 होता है, मतलब रिस्क वहां पर ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई फ्लैंकर, रशर और नेडर तीनों का ही अलग अलग एडवांटेज है और अलग अलग डिसएडवांटेज है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इन तीनों में से कौन सा रोल अच्छे से प्ले कर पाओगे। बाकी आप लोग बताना कमेंट के अंदर कि भाई क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए आप कौन सा रोल प्ले करते हो, फ्लैंकर, रशर, नेडर या फिर कुछ और। बाकी अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करते हो या फिर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, और वहीं अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर रैंक पुश करने के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना।